हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, बीपीएससी, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं 23-24 सितंबर 2025 का करंट अफेयर। एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। देखते हैं वेदर यू रिकॉल। प्रीवियस सेशन में हमने जो पढ़ा था उसी से मैंने रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला क्वेश्चन, द करतारपुर साहिब कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडियाज पंजाब विद विच प्लेस इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान से करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है कौन से प्लेस को कनेक्ट करता है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है? लाहौर, नानक साहिब, इस्लामाबाद या फिर कराची। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द करतारपुर साहिब कॉरिडोर। यानी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए कौन सा मंत्रालय भारत का काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डंकी रूट पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि डंकी रूट क्या होता है। रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिफर्स टू a smuggling network for the wildlife trafficking, a traditional livestock trading route in Rajasthan, an illegal migration path used to reach US via Mexico, a new air cargo corridor between India and Africa। ठीक है, बहुत ईजी है, मैंने आपको पढ़ाया है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, बस आपको रिवाइज करते रहना है, दोहराते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर। जो कैट आपको पता होगा, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कौन सा आर्टिकल है उसका? ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसमें ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 323B, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 323A या फिर 44th अमेंडमेंट आर्टिकल 324 या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। नेक्स्ट, हु नॉर्मली हेड्स द कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। बहुत ईजी है, ठीक है, मैंने आपको सारा पढ़ाया था कैट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबरर्स। ठीक है, लेबरर्स वाला आप लोग बताएंगे कौन निकालता है ये इंडेक्स? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो कृपया करके मुझे आंसर्स करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक आप क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीलिम्स ये क्रैक नहीं होगा, एंड जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मेंस क्रैक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर नहीं होगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। हम कितना भी पढ़ लें पर जब तक आप उसे अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आते तब तक कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना आर द प्राइमरी फंडर्स। यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इंडिया और चाइना ने क्या किया है? रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया की हेल्प करी है, उसे फंडिंग देके, यानी कि पैसा इंडिया की तरफ से जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ यहाँ पे काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। टेकिंग हिज ऑफ द रिपीटेड एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? यूएस के प्रेसिडेंट ने कि इंडिया और चाइना ना रशिया की हेल्प कर रहे हैं, प्राइमरी फंडर्स हैं। ये जो वॉर चल रही है अभी, जो युद्ध चल रहा है किसके बीच में? रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, तो उसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं रशिया की। कैसे? अब यहाँ पे देखते हैं कैसे हेल्प हो रही है। द ट्रम्प सेड was prepared to impose very strong tariffs that would end the purchase of the Russian oil but wanted European countries। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंडिया चाइना ना प्राइमरी फंडर्स हैं वॉर के, क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तेल खरीदेंगे तो हमारा पैसा कहाँ है? रशिया में जाएगा। रशिया उस पैसे को यूज़ कर सकता है, कहाँ पे कर भी रहा है, कहाँ पे? वॉर में, राइट। तो
इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया एंड चाइना पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तो इम्पोजिशन लगा दिया है, ठीक है, टैरिफ्स लगा दिए हैं काफ़ी, अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी मेरे साथ आए एंड इंडिया एंड चाइना पे टैरिफ लगाए। ठीक है, मतलब खुद तो परेशानी कर ही रहे हैं अभी इंडिया को, अभी अपने और भी कंट्रीज़ को कह रहे हैं कि तुम भी आओ, तुम भी परेशान करो। ठीक है, एंड ये वाला आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये वाला आप जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे यूएस और इंडिया के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एलिगेशंस लग रहे हैं यूएस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से की तरफ से ये जो टैरिफ्स होते हैं कि हम रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे, कुछ एनर्जी इंपोर्ट, डिफेंस इंपोर्ट करेंगे तो हमें टैक्सेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी, राइट, टैरिफ देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से क्या है, हमारे इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ ख़राब हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट लाउड्स वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स, यहाँ पे कुछ एक्टर्स को अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या दिया है, प्रेस्टीजियस दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 किसको दिया है, मोहनलाल। मोहनलाल एक्टर आप जानते होंगे, ये ज़्यादातर साउथ इंडियन मूवीज़ में दिखते हैं। ठीक है, कब, अवार्ड्स गिव टू द अदर विनर्स ऑफ द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसके तहत यहाँ पे दादा साहिब फाल्के अवार्ड एक्टर्स को दिए गए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को। ये थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे, ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, पर हाँ आप फिर भी याद रखेंगे थोड़ा सा। शाहरुख खान को दिया गया है उनकी मूवी जवान के लिए। विक्रांत मैसी को अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का 12th फेल के लिए। ठीक है, एंड रानी मुखर्जी को यहाँ पे मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो उनकी फिल्म आई थी उनके लिए, वो उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इट इज़ द कंट्रीज हाईएस्ट फिल्म ऑनर, यानी कि जो भी फिल्मी दुनिया के हैं उनके लिए ये हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, हाईएस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। पहली बार इस अवार्ड को किसे दिया गया, देविका रानी को, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। इसमें क्या दिया जाता है, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, सोने का कमल दिया जाता है। कैश प्राइज होता है 10 लाख, सिल्क रोल एंड शॉल, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, थोड़े बहुत आप इसके फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया टू सबमिट अपडेटेड कार्बन रिडक्शन टारगेट बाय बिगिनिंग ऑफ COP30। अब इस बारे में आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंडिया विल सबमिट इट्स अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अराउंड द कमेंसमेंट ऑफ UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब देखिए जी, UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है नवंबर 10 से। COP30 जिसे नाम दिया गया है COP30, कहाँ पे हो रही है, ब्राज़ील में हो रही है। ठीक है, ब्राज़ील में COP30 हो रही है, जिसके तहत अब इंडिया जो अपने एमिशन टारगेट्स है ना, उसे रिड्यूस करने की बात करेगी। इंडिया लास्ट अपडेटेड इट्स टारगेट, यानी कि टारगेट होता है ना, जैसे कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है ना कंट्रीज़ के द्वारा, उसे रिड्यूस करने के लिए टारगेट लिया जाता है। लास्ट टाइम हमने इसे अपडेट किया था 2022 में, व्हेन इट कमिटेड टू रिड्यूस द कार्बन emission intensity of its GDP by 45% ऑफ 2005 लेवल। अब यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमिशन इंटेंसिटी क्या होती है। इमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिटेड, यानी कि जैसे जैसे GDP बढ़ रही है, पर यूनिट GDP जो बढ़ रही है उसमें कार्बन कितना इमिट हो रहा है, राइट, इसे कहते हैं इमिशन की इंटेंसिटी, इमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP। अब यहाँ पे क्या है, अब GDP अगर कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेट इमिशंस कम हो रहे होंगे। हमें क्या करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, ताकि कंट्री का, हमारे देश का विकास भी हो सके और हमारा वातावरण भी स्वच्छ सुरक्षित रहे। ठीक है, सस्टेनेबल रहे बेसिकली। एज ऑफ द December 2023, India report to the UN climate governing body that the emission intensity of its GDP has been reduced by 33%. ठीक है,
2005 से 2019 तक 33% तक हमने अपनी इमिशन इंटेंसिटी घटा दी है, ठीक है, रिड्यूस कर दी है। इंडिया रिपोर्टेड इंस्टॉलिंग एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलार एनर्जी हो गई, ठीक है। एंड फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल सोर्सेज होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जो पॉल्यूशन करते हैं, जो प्रदूषित करते हैं वातावरण को, ठीक है। हमने 50% अपनी कैपेसिटी, अपना पोटेंशियल पा लिया है किसमें? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज में। अब यहाँ पे देखेंगे जी यूरोप का टारगेट क्या है। यूरोपियन यूनियन हैज़ येट टू अनाउंस द 2035 टारगेट, ठीक है, बट इसका एक लॉन्ग टर्म गोल अनाउंस किया गया है जो 2025 तक नेट ज़ीरो हो जाएगा। नेट ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कि कोई इमिशन नहीं हो रहा है। नेट ज़ीरो होने का मतलब होता है कि जितना इमिशन हो रहा है इन्वायरमेंट में उतना ही रिड्यूस कर दिया जाता है, तो नेट क्या आएगा? ज़ीरो, राइट, बैलेंस हो जाएगा। तो जितना इमिशन होता है ना, जितना हम प्रदूषण करते हैं वातावरण में, उतना ही वातावरण से ले लिया जाता है। जैसे कि कुछ बहुत सारे प्लांटेशन हो गए, पेड़ पौधे लगा दिए, तो वो क्या करेंगे? वातावरण से प्रदूषण ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तेलंगाना बीजेपी अगेंस्ट अलमाटी डैम हाइट इंक्रीज, क्वेश्चन साइलेंस ऑफ सीएम रेवंत रेड्डी। अब यहाँ पे क्या है? कर्नाटका में एक डैम है जिसे कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री डैम या फिर अलमट्टी डैम। इसमें क्या है? इसकी हाइट इंक्रीज करने की बात हो रही है 519 मीटर से 524 मीटर तक। अब यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये डेट्रीमेंटल होगा फॉर द फार्मर्स ऑफ तेलंगाना, ठीक है। अब इसकी रूलिंग आनी बाकी है, ठीक है, यानी कि प्रोटेस्ट करने के बाद अब इसमें आगे क्या होगा ये आगे मैं अपडेटेड आपको पढ़ाऊँगी। बट अभी यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? लाल बहादुर शास्त्री डैम। लाल बहादुर शास्त्री डैम कुछ नहीं, वही अलमट्टी डैम को जो कर्नाटका में है उसे लाल बहादुर शास्त्री डैम कहेंगे। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑन द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की मैपिंग मैंने आपको बहुत बार कराई है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है, ठीक है। तो आपको पता चला, अगर एग्ज़ाम में आता है लाल बहादुर शास्त्री डैम तो देख के कंफ्यूज नहीं होना, यही अलमट्टी डैम को ही लाल बहादुर शास्त्री डैम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज अर्थ्स फॉलोअर्स इन स्पेस, मिनी मून्स एंड क्वासी मून्स। यहाँ पे क्या है कि अर्थ के आसपास एस्ट्रॉइड घूमते हैं, आपको पता है। एस्ट्रॉइड एक बेल्ट होती है किसके बीच में? मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आपको पता है सौर मंडल में तो रहते ही रहते हैं, पर कभी कभी धरती पर वो गिरने का इनका एक खतरा बना रहता है। द लेटेस्ट ऑफ दीज एन एस्ट्रॉइड, एक नया बिल्कुल एस्ट्रॉइड मिला है, कॉलिंग 2025 PN7। नाम आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे, वैसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, पर हाँ कुछ भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं। स्पॉटेड दिस समर, इट इज़ एन ऑर्बिट दैट्स सिमिलर टू द अर्थ्स ट्रैजेक्टरी अराउंड द सन। अर्थ की जो ट्रैजेक्टरी होती है वैसा ही ऑर्बिट की भी ट्रैजेक्टरी है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्वासी मून कहते हैं। मून क्या है? अपना चंद्रमा, राइट। एंड क्वासी मून क्या होता है? जो मून की तरह होता है बट पूरा मून नहीं है। कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड। इसकी जो इसकी लंबाई कितनी है? 52 फीट तक, ठीक है, मतलब लमसम में 52 फीट होगी। सम एस्ट्रॉइड्स नियर द अर्थ कम फ्रॉम द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन। ये वाली बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, बच्चों को पढ़ाई जाती है ये वाली चीज़ें, ठीक है, आपको पढ़ के रखना है, बहुत ही बेसिक है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड के बेल्ट होती है, ठीक है। अदर्स आर द चंक्स ऑफ मून इजेक्टेड आफ्टर अ मास ये मेजर मेट्रॉइड इम्पैक्ट। चंक्स ऑफ मून क्या होता है? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि ये मून है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ, मतलब मेट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ। मेट्रॉइड यहाँ पे गया तो कुछ टुकड़े निकले बाहर, तो वो भी क्या बन जाते हैं? एस्ट्रॉइड बन जाते हैं, ठीक है। अर्थ है सेवरल मिनी मून्स एंड क्वासी मून, यानी कि धरती के पास बहुत सारे छोटे छोटे मून हैं एंड क्वासी मून है। मिनी मून्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट बट दे मेक फॉर फिकल फैंस, दे टेंड टू स्विंग अराउंड द अर्थ ओनली फॉर फ्यू मंथ।
यानी कि मिनी मंथ्स क्या होते हैं, मिनी मून्स क्या होते हैं, धरती के आसपास ये ना कुछ महीनों तक ही घूम पाते हैं, उसके बाद दूर चले जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, 2024 PT5 which joined our planet last fall, then headed its own way till the end of November। ठीक है, नवंबर तक इसने अपना अलग रास्ता बना लिया, यानी कि ये धरती को कुछ ही समय तक, कुछ ही महीनों तक राउंड करते हैं, घूमते हैं, उसके बाद दूर चले जाते हैं। अनलाइक मिनी मून्स, क्वासी मून ऑर्बिट द सन नॉट अर्थ। मिनी मून क्या होता है, मिनी मून अर्थ को ऑर्बिट करेगा, बात समझ आ रही है, मिनी मून अर्थ को ऑर्बिट करेगा एंड क्वासी मून ये सन को ऑर्बिट करेगा। ठीक है, सूर्य को, और ये सूर्य के चक्कर लगाएगा। पढ़ के जाना है, अगर स्टेटमेंट में आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन लॉक स्टेप विद द अर्थ ऑर्बिट, दिस प्रोट्रैक्टेड प्रॉक्सिमिटी मेक्स देम गुड टारगेट फॉर प्लानेटरी मिशन। प्लानेटरी मिशन के लिए क्वासी मून को यूज़ किया जाता है। क्वासी मून बेसिकली ये लोग सन को राउंड करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल है कोमो ओलेवा, ये डेस्टिनेशन है किसका, तियानवेन 2, चाइनीज़ मिशन है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ताइवान का नहीं है, याद रखेंगे, ये तियानवेन मिशन है जो चाइना का है। ठीक है, चाइना का मिशन है। क्या ये कैमो ओलेवा, ये एक एस्ट्रॉइड है, बेसिकली एक क्वासी मून है, जिसकी स्टडी की जाएगी तियानवेन 2 मिशन के तहत। इतना सा पढ़ना है, साइंटिस्ट तो नहीं बनना, इतना पता होगा, राइट, उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आ जाए और हम एग्ज़ाम पास करें। नेक्स्ट, हांगकांग शट्स डाउन अहेड ऑफ सुपर टाइफून। वहाँ पे सुपर टाइफून रगासा आया है, रगासा नाम याद रखेंगे, पूछा जाएगा ये कहाँ पे आया है। ठीक है, अगर रगासा पूछ लिया जाएगा तो म्यांमार वगैरह में नहीं जाना है कंट्रीज़ में। ठीक है, हांगकांग के पास है। हांगकांग शट डाउन अहेड द सुपर टाइफून रगासा ऑन ट्यूसडे, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन दिस ईयर। ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, कैसे आता है, समुद्र का जब टेम्परेचर 27 डिग्री और अबव रहता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो जब समुद्र गर्म हो जाएगा तो उसके आसपास की हवाएं भी गर्म हो जाएंगी, राइट। अब उसके आसपास की हवाएं गर्म हो जाएंगी तो क्या होगा, गर्म हवा सीधे ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है। जो कोल्ड एयर होती है वो सिंक करती है, वो नीचे डूबती है, पर जो गर्म हवा होती है वो सीधे ऊपर उठना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी काम कर रहा है अर्थ पे। कोरियोलिस फोर्स काम करेगा तो क्या होगा, ये हवाएं काफ़ी मुड़ मुड़ के ऊपर जाएंगी और बहुत ही घने बादल, जिसे कहते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस बादल बनाती है और ये बहुत तेज़ वर्षा करती है। अगर ये बिल्कुल आपदा बन जाती है अगर काफ़ी जान माल का नुकसान होता है तो। ये याद रखना है कि रगासा किसके कोस्ट पे आया, हांगकांग के। टाइफून इज़ अ फॉर्म ऑफ साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन को ही टाइफून कहा जाता है। विंड स्पीड होती है इसकी 119 किलोमीटर पर आवर। ये डेवलप होता है ओवर वार्म ओशन। ठीक है, जो वार्म वाटर्स होते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन का जो वार्म वाटर होता है ना इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिकल वाटर, ये वहाँ पे जन्म लेते हैं। व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, अभी आपको पढ़ाया ऊपर कि जब गर्म हवा होती है वो ऊपर उठनी शुरू कर देती है फ्रॉम द ओशन सरफेस, समुद्र के सरफेस से वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। अब कोई चीज़ ऊपर उठ रही है तो नीचे क्या प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब इस वाले लो प्रेशर में से अब जब वो लगेगा कोरियोलिस फोर्स तो फिर दिक्कत होती है साइक्लोन की। साइक्लोन आर द रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लो प्रेशर एरिया में साइक्लोन एक रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन है। ठीक है, इनवर्ड सर्कुलेशन, ये ऐसे करके इसका सर्कुलेशन रहता है। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है हमारी धरती 2 भागों में विभाजित है, एक है नदर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं, ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत जाएगा, राइट। अब
सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि हम दक्षिणी भाग में देखेंगे तो क्या जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज यानी कि 12, 12 से 3, 3 से 6, ठीक है, ऐसे करके ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन्स देखिए कुछ टाइप्स होते हैं इसके। टाइफून कहा जाता है चाइना सी और पैसिफिक ओशन में। हरिकेन कहा जाता है या फिर हुरिकेन भी कहते हैं कुछ लोग, ये हरिकेन, राइट। कहाँ पे, वेस्ट इंडियन आइलैंड में, कैरेबियन सी में, अटलांटिक ओशन में से क्या बोलेंगे, हरिकेन बोलेंगे। एंड टोर्नेडो होता है, ठीक है। टोर्नेडोज कहाँ पे आएंगे, आप लोग बताइए कहाँ पे आते हैं टोर्नेडोज। यस, यूएस के आसपास, ठीक है, यूएस के आसपास क्या आते हैं, टोर्नेडो। नेक्स्ट देखते हैं आज मैपिंग। मैपिंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की मैपिंग में क्या है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बोगास बे, ठीक है। बोगास बे कहाँ है जी, यह तुर्कमेनिस्तान के पास, और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्री है। ये याद रखेंगे, इधर देखिएगा ज़रा, उज़्बेकिस्तान नहीं है बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ कैस्पियन सी, ठीक है। यह है कज़ाकिस्तान। यहाँ पे देखिए यूराल रिवर कहाँ पे ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सी में। यूराल रिवर आपको पता है यूराल माउंटेन से निकलती है। यूराल माउंटेन क्या है, एशिया एंड यूरोप के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है या फिर एक डिवीज़न क्रिएट करता है एशिया एंड यूरोप के बीच में, यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन से एक यूराल नदी बहती है। तो यूराल नदी बहते बहते ड्रेन होती है कहाँ पे, कैस्पियन सी में, ठीक है। वोल्गा रिवर भी आप ध्यान रखेंगे, वोल्गा रिवर भी कहाँ आ रही है, कैस्पियन सी में आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अज़रबैजान, ठीक है। अज़रबैजान क्या है, कंट्री है, ठीक है, सराउंडिंग कंट्री है। यहाँ पे ईरान है, ठीक है। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं कैस्पियन सी की। यहाँ पे देखिए, हाँ भाई रशिया को नहीं भूलेंगे, ठीक है, रशिया बुरा मान जाएगा, तो रशिया को यहाँ पे याद रखेंगे। रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कज़ाकिस्तान, ये क्या है, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है कैस्पियन सी की। देखते हैं वो कैब में आज वर्ड है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है जीवित यानी कि सर्वाइविंग। सिनोनियम है इसका रिमेनिंग, अबाइडिंग। वहीं इसका विलोम एंटोनियम क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, टू 14th century मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट आर स्टिल एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब सर्वाइविंग, जी रहे हैं, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। आंसर्स के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं PDF में दूंगी विद देयर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड आप लोग मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि आपने प्रीवियस सेशन अच्छे से देखा था, अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे MCQs की, आपकी उतनी ही गलतियाँ कम होंगी आगे जाके, ठीक है। एग्ज़ाम में आपकी गलतियाँ कम होंगी। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा आज के क्वेश्चंस की, एंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी हो या एक्सक्लूड करनी हो तो वो भी बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि मैं 2 दिन का एनालिसिस एक साथ कराती हूँ ताकि आपको इन डेप्थ एनालिसिस वाइड हॉरिजन के साथ 360 डिग्री नज़र के साथ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, तब तक आप रखिएगा अपना ध्यान। सीज़न चेंज हो रहा है, राइट, गर्मी सब सर्दियाँ आ रही हैं, तो अपना ध्यान भी रखना है। मिलते हैं परसों, तब तक के लिए जय हिंद।